दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 के अंतर्गत जो कृषि उत्पाद एवं टेक्निक है एमपीपीएससी में, तो उसकी आगे कुछ टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट आइए कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ, आप उसको नोट कर लें। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रमुख किस्में, जितने प्रकार की एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स जो हमारे मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं, तो उनकी खेती किस प्रकार से की जाती है, और मुख्य रूप से इसमें जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। वैरायटीज से जो किस्में हैं, फटाफट उनसे एक आध क्वेश्चन पूछता है और सीधे उसको आपको टिक करना रहता है। आप इसको याद कर लें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं पहले फसलों के बारे में। पहली जो फसल इसमें है हमारे मध्य प्रदेश में, हम गेहूं की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में गेहूं की जो प्रचलित किस्में हैं, ज़्यादातर जो किसान बोते हैं, उसमें कौन कौन सी है? उसमें आपकी सरबती है, राज है, लोकवन है, यूपी 308। ये किस्में ज़्यादातर मध्य प्रदेश में बोई जाती हैं, और भी कई किस्में प्राइवेट कंपनीज की बोई जाती हैं, लेकिन क्वेश्चंस में यही आपसे पूछता है। इसको आप फटाफट याद कर लें, ये आपको आएगा। इसके बाद धान की हम बात करते हैं, पैडी की। तो पैडी की ये जो IR 8 है, IR 64 है, ये पुरानी किस्में हैं, कम पानी में भी हो जाती हैं। तो इसको पूछ भी देता है कम पानी किस्म कौन सी है, तो IR 8 IR 64 जो है जल्दी से उग जाती हैं। ऐसे ही बासमती की जो फेमस किस्म अपने भारत में है, बासमती की पूसा 1121। ये पूसा 11 जो 21 है, ये बासमती की किस्म है, पूसा 1121। और मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जो जिला है, होशंगाबाद तरफ पहले धान की खेती नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ 10-15 सालों से धान खेती वहाँ शुरू हुई है, और पूसा 1121 जो है बासमती किस्म भी वहाँ लोग उगाने लगे हैं। फिर एक है इसमें राइस की है, राइस की वैरायटी गोल्डन राइस बोलते हैं। जो गोल्डन राइस है, ये बीटा कैरोटीन रिच राइस है, और जो आंख के माल न्यूट्रिशन वगैरह की अफ्रीका में समस्या थी, उसके निदान के लिए बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को यूज करके बनाया गया था। तो गोल्डन राइस अक्सर पूछ देता है ये किस प्रकार की राइस है, तो ये न्यूट्रिशन रिच राइस है। सोयाबीन की यदि मैं बात करता हूँ, सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। तो सोयाबीन की किस्म है PS 1024। PS 1024 जो है इंदौर मालवा के आसपास भी लोग उसको उगाते हैं। समृद्धि प्रसाद, दोबारा रिपीट कर देते हैं, PS 1024 समृद्धि प्रसाद। तो ये किस्म आपकी होगी सोयाबीन की, जो अपने मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं, याद कर लो आप इसको जल्दी से। चने की बात करते हैं। चना की यदि बात करते हैं तो फेमस किस्म इसमें वैभव है, विशाल है, श्वेता, गौरव, राधे। राधे किस्म जो है सबसे ज्यादा उगाई जाती है मध्य प्रदेश में चने की। ये पूछ देता है राधे किसकी किस्म है, और सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म मध्य प्रदेश में चने कौन से, तो राधे है। ठीक है। इसके बाद ज्वार की यदि हम बात करते हैं तो ज्वार में आता है लवकुश, विदिशा 61। वैसे देसी भी बहुत किस्में ज्वार की हैं, लेकिन जो ज़्यादातर चलती हैं कृषि विश्वविद्यालय से जो बीज दिए जाते हैं, उसमें लवकुश, विदिशा 61 ये पूछ देता है डायरेक्ट किस्मों में। सरसों की बात करते हैं तो सरसों में वरुणा, पूसा गोल्ड, जय किसान, ये 3 किस्में ज़्यादातर चलती हैं। वरुणा सबसे ज़्यादा चलती है, तो आप याद कर लें। इसमें डायरेक्ट ही पूछेगा कौन सी किस्म, इनमें से लिख देगा, अलग अलग किस्म दे देगा, एक किस्म सरसों की भी दे देगा, पूछ देगा इसमें से कौन सी सरसों किस्म है, आपको फटाफट टिक करना है, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो ये आपका हो गया सरसों का। अब मूंगफली की किस्मों की बात करते हैं। तो मूंगफली की जो फेमस किस्म कौन सी है, कौशल हो गई, चंद्रा, चित्रा। मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आपके गुजरात में होता है, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मूंगफली से संबंधित किस्में हैं, तो इसका राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान भी आपका कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात में भी है। ये पूछ देता है इसमें किस्मों के साथ साथ। ठीक है। और कपास में यदि हम आ जाते हैं तो श्यामली, सुविन, महालक्ष्मी, ये नाम से क्लियर है, श्यामली, सुविन, महालक्ष्मी, ये बहुत ही प्रसिद्ध वेराइटी हैं इसकी, कपास की हैं। इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, भारत में अब ज़्यादातर जो किसान हैं वो BT कॉटन जो है, BT कॉटन की किस्में जो है, BT कॉटन की लिख लीजिएगा, BT कॉटन, बैसिलस थोरेजेंसिस वाली जो कॉटन है, और इसके लिए जो कंपनी है माइकोसीड है, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड जो कंपनी है, वो इसके सीड प्रोवाइड कर रही है। BT कॉटन जो है भारत में भी काफ़ी किसान अब इसको लगाने लगे, बहुत ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि मैं देखा था महाराष्ट्र में तो चल भी रहा है, और हरियाणा के जो किसान थे, जो ज़्यादातर यहाँ छत्तीसगढ़ में कई किसान अब हरियाणा के आ गए हैं, तो वो कपास की खेती छत्तीसगढ़ में भी शुरू कर दी है, तो BT कॉटन ज़्यादातर लगा रहे हैं। अरहर की यदि हम बात करते हैं तो बहार, अमर, आज़ाद, मालदीप, बहार, अमर, आज़ाद, मालदीप, ये किस्म अरहर की है। और दूसरी एक बात यहाँ याद रख लीजिएगा, एक किस्म है अरहर की प्रभात, प्रभात किस्म अरहर की है। प्रभात किस्म सबसे कम दिन में तैयार होने वाली अरहर की किस्म है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं मटर में आते हैं। मटर में सबसे पुरानी किस्में जो है वो है अर्किल और बॉर्नविले।
अर्किल बॉर्नविले सबसे पुरानी किस्म है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मटर में, ठीक है। अमरूद की यदि हम बात करते हैं तो अमरूद में आपका होता है इलाहाबादी सफ़ेदा, इलाहाबाद की किस्म है इलाहाबादी सफ़ेदा, काफ़ी मीठी होती है, स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, बीमारी भी इसमें कम आती है। दूसरी जो किस्म है वो लखनऊ 49 है, लखनऊ 49 ये भी बहुत अच्छी किस्म अमरूद की है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ याद रखना जो इस टाइम में ट्रेंड में ज़्यादा इस टाइम पे है, वीएनआर कंपनी जो है इसकी राइस की और फल वाले पौधों की, वेजिटेबल एंड राइस नाम से इसकी कंपनी के वीएनआर का है। तो इसने थाईलैंड की एक वैरायटी होती है थाई गुआवा जिसको बोलते हैं, जिसके फल लगभग 1 किलो तक होते हैं। तो ये उसको इंट्रोड्यूस करके अपने भारत में लाई है वीएनआर कंपनी, और भारत में सबसे ज़्यादा ये इन पौधों की ये सेलिंग कर रही है। तो वीएनआर का थाई गुआवा जो है वो भी बहुत फेमस किस्म से पूरे भारत में चल रही है, ठीक है। अब हम आते हैं आम में आते हैं। अब हम बात करेंगे आलू के बारे में। तो आलू की किस्मों की बात करेंगे तो जो आलू का कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चिप्सोना 1, 2, अब देखिए जो आलू की किस्में हैं ज़्यादातर उनमें कुफरी शब्द लगा रहेगा। तो कुफरी इसलिए लगा रहता है कि जो आलू का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, शिमला के पास में कुफरी जगह है। तो शिमला के पास में कुफरी है, इसलिए वहाँ से जो भी किस्में निकलती हैं उनके नाम के आगे कुफरी लगता है, ठीक है। तो कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चिप्सोना 1, 2, यहाँ इस वैसे तो बहुत किस्में हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो चिप्स बनता है, चिप्स के लिए जो आलू की वैरायटी यूज होती हैं वो कुफरी चिप्सोना 1 और 2 सबसे ज़्यादा चिप्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आम में। आम की यदि हम बात करते हैं तो आम की फेमस किस्मों में से दशहरी आपकी है, लंगड़ा है, आम्रपाली है, नूरजहां है, टैंगो है। टैंगो किस्म जो है ये आम की मुख्य किस्में होती हैं। वैसे तो आम में इसमें फजली भी आपकी आती है, तोतापरी भी आती है, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, बंगनपली, कई किस्में हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा इस समय पे जो अपना नाम बटोर रहा है पूरे दुनिया में आम, तो एक तो ये नूरजहां किस्म जो है, नूरजहां आम की जो किस्म है ये बहुत महंगी जाती है। अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जो है वहाँ के आसपास की ये किस्म है, काफ़ी महंगा आम जाता है। दूसरा जो आम है इसको हम बोलते हैं टैंगो आम बोलते हैं, टैंगो, ये जापानीज आम है और पूरे भारत में इसको एक ही किसान केवल इसकी खेती कर रहे हैं, संकल्प सिंह परिहार, उनका जो फार्म हाउस है वो जबलपुर में है और वो एक लगभग मेरे अंदाज से 1100 पौधे अपने यहाँ वो लगाए हुए हैं इसके, और आम उनके पूरे फलन में भी हैं। तो दुनिया का सबसे महंगा जो आम है कौन सा है, वो टैंगो है। कौन उगा रहे हैं, संकल्प सिंह परिहार, क्वेश्चन आ सकता है इस साल के एमपीपीएससी में, ठीक है। तो ये आपकी होगी। दूसरी बात ध्यान रखना है जिसमें जो आम्रपाली ये किस्म है, आम्रपाली जो किस्म है ये दशहरी किस्म और नीलम, आम की 2 किस्में होती हैं दशहरी और नीलम, उनको क्रॉस करके हाइब्रिड बनाया गया था। तो आम्रपाली आम की खास बात यह है कि ये हर साल फल देता है। आम में जो फसलें होती हैं, आम एक साल फल खूब देता है, दूसरे साल कम फल देता है, लेकिन आम्रपाली ऐसी किस्म है जो लगभग हर साल एक बराबर फल देती रहती है, ठीक है। ये हो गया आम के बारे में। दूसरा जो है आंवला, आंवले की भी हम बात करते हैं तो जो यने लिखा है मैंने, ये इसका मतलब है नरेंद्र, नरेंद्र इसका मतलब है, क्योंकि ये किस्में नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद से निकली हैं। तो इसमें नरेंद्र 7, नरेंद्र 6, बनारसी और चकैया, याद रखिए, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मिक्स मत करिएगा। नरेंद्र 7, नरेंद्र 6, बनारसी, चकैया, ये आंवले की प्रसिद्ध किस्म है। इनकी साइज भी बहुत अच्छी होती है, विटामिन सी का कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नींबू की किस्मों की हम बात करेंगे तो कागदी नींबू सबसे अच्छा नींबू रहता है, हमेशा आप इसको खा सकते हैं और पूरे सीजन इसमें फ्रूटिंग आती है। तो कागदी इज द बेस्ट लेमन वेराइटी, लाइम वेराइटी, नींबू के इंग्लिश में लाइम बोलते हैं, ना कि लेमन बोलते हैं, ठीक है। गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने की जो किस्म है तो रसगुल्ला किस्म उसमें है। और दूसरी बात आप देखेंगे पेपर में यदि एग्जाम में आएगा तो कोयम्बटूर CO लिखा रहेगा, CO नाम से जो भी इसमें नंबरिंग होती है 1, 2, 3 या 11, 48 अलग अलग नंबरिंग रहती है। तो CO के आगे जो 3 सीरीज रहती है ये सब गन्ने की किस्म होती है, मुख्य बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मुख्य किस्म होगी। चीकू की भी हम बात करेंगे, सपोटा की, चीकू की, तो क्रिकेट बॉल जो किस्म होती है, लगभग जो क्रिकेट वाली लेदर वाली बॉल होती है इतनी बड़ी साइज की, उसी साइज के इसमें फल आते हैं, क्रिकेट, इसलिए इसका नाम क्रिकेट बॉल किस्म है। बहुत अच्छी वैरायटी चीकू की, हाई प्रोडक्शन देने वाली किस्म है, ठीक है। फिर हम लीची की बात करते हैं। लीची की किस्म जो है मुजफ्फरपुर किस्म है और काफ़ी फेमस किस्म है। इस प्रकार से सुपरफिशियल जितनी मैंने किस्मों फसलों के नाम और उनकी किस्में हमने बताया है, बेसिक बातें बताई हैं, उसको आप याद रख लीजिए। तो क्रॉप वेराइटीज किस्मों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके छूटने नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हम अगला जो टॉपिक है इसी में
कृषि उत्पाद तकनीक में, वो है उत्पत्ति स्थान है, सेंटर ऑफ ओरिजिन की हम बात करेंगे। अब यहाँ जानना आपको सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि कोई जो फसल है वो किस क्षेत्र में सबसे पहले पाई गई है। और अच्छा, ये आप कैसे जानें कि कोई फसल सबसे पहले इसी क्षेत्र में पाई गई है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत सरल भी ये चीज़ जानना। तो ऐसा मतलब होता है कि कोई फसल सबसे पहले किस क्षेत्र में पाई गई और उस फसल की सबसे ज़्यादा विविधता जो बायोडाइवर्सिटी उसकी है। जैसे मान लीजिए हम धान की बात करते हैं, पैडी की बात करते हैं, तो पैडी का ऐसा माना जाता है इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो इंडिया, भारत लगभग माना जाता है। तो भारत ही क्यों है? क्योंकि धान की सबसे ज़्यादा देसी इंडिजिनस जो वेराइटीज़ हैं, देसी किस्में हैं, वो भारत में ही पाई जाती हैं। अकेले इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात करो तो 24,000 के आसपास देसी किस्म तो वहीं कंजर्व करके रखी गई हैं, उनको हर ईयर उगाया जाता है वहाँ के जीन बैंक में। ऐसे ही हमारे ईस्टर्न मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ये सीधी मंडला आपका हो गया, ये जो ईस्टर्न एरिया जो छत्तीसगढ़ से जो लगे हुए इलाके हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा देसी किस्में धान की यहाँ पाई जाती थी। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसी किस्म की वेराइटीज़ पाई जाती हैं, उनकी रिलेटेड स्पीसीज भी पाई जाती हैं, उसको प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब आप समझ गए होंगे, सबसे ज़्यादा जैव विविधता, सबसे ज़्यादा उसकी वेराइटी हो। जैसे पैडी धान हो गया, धान कब क्या माना जाता है? इंडिया माना जाता है, आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें अब है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि वहां भी विविधता पाई जा रही है उस किस्म की। जैसे मान लीजिए गेहूं है तो गेहूं की कई किस्में वहां पाई जा रही हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितना पहले प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन में थी। जैसे हमारे इंडिया में भी अब धान की, इसकी में गेहूं की भी खूब किस्में मिलती हैं, लेकिन इंडिया गेहूं का नहीं है, क्योंकि ईरान वगैरह जो एरिया है आपका मध्य मेडिटेरियन रीजन जो है, भूमध्य एरिया जो है आपका, वहाँ सबसे ईरान वगैरह एरिया में, अफगानिस्तान से लास्ट में एरिया, सबसे ज़्यादा यहाँ गेहूं की किस्में पाई जाती, देसी किस्में भी। लेकिन वहाँ से गेहूं चल के हमारे भारत में भी आया था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब हम बात करेंगे तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, ओल्ड वर्ल्ड क्या होता है। यहाँ ओल्ड वर्ल्ड का मतलब ये है कि जिन जिन देशों में ऐसे क्षेत्र जहाँ फसलों की सबसे ज़्यादा विविधता पाई गई सबसे पहले, ठीक है, तो ज़्यादातर जो किस्में हैं फसलों की, ज़्यादातर किन किन एरिया में सबसे पहले पाई गई, उनमें आपका होता है कौन कौन सा एरिया? आपका एशिया हो गया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन देशों को ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। तो इन देशों को ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता पौधों की पाई गई, सबसे ज़्यादा फल वाले पौधे, फूल वाले पौधे और औषधियाँ सब इसी एरिया में सबसे पहले पाई गई थी, इसलिए इनको हम ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। पुराने देश हैं ये, पुराने देश जो पहले अस्तित्व में, बहुत पहले से इनका अस्तित्व था, तो इनको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका, ये बाद के जो देश हैं, सभ्यता जिनकी इतनी पुरानी नहीं है, तो ये न्यू वर्ल्ड में आते हैं। यहाँ ज़्यादातर जैसे मान लीजिए आपका तंबाकू वगैरह, तंबाकू, टोबैको वगैरह क्रॉप्स ज़्यादातर इस एरिया में पाई गई हैं। अब इंटरमिंगल चलता रहा है, जो ओल्ड वर्ल्ड की फसलें न्यू वर्ल्ड में भी लोग उगाने लगे और न्यू वर्ल्ड की चीज़ों को भी ओल्ड वर्ल्ड में उगाने लगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, जनरली आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब सेंटर ऑफ ओरिजिन का जो हम डिस्कशन करते हैं टॉपिक का, अब उसके आगे हम देखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी फसल का उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है, पूछ देगा गेहूं को जैसे पूछ देगा कौन सा देश है, चीन का कौन सा इसका सोयाबीन का कौन सा देश है, मक्का का कौन सा देश है। ये आप ट्रिक में सीधे आप इसको लिख लीजिए इसको, और इसको आप याद कर लीजिए, सीधे दिमाग क्लिक में रखिए, उंगलियों में रखिए। गेहूँ का जो उत्पत्ति स्थान है वो है मध्य एशिया। मध्य एशिया दिया जाता है, ईरान वगैरह जो देश आते हैं ये मध्य एशिया में आता है। धान का जो उत्पत्ति स्थान है वो है भारत। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पैडी इज इंडिया, ये चीज़ आपको याद रखना है, भारत है इसका। चाय का कौन सा देश है? चीन है। चाय का देश कौन सा है? चीन है, ठीक है। आलू का कौन सा देश है? पेरू है। गन्ना जो है, गन्ना का कौन सा देश है? गन्ना की सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। ज्वार की जो फसल है sorghum, sorghum की फसल कहाँ सबसे ज़्यादा उसकी विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में ही पाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्वार बहुत ऊंची ऊंची ज्वार होती थी, 6-6 फीट, 7-7 फीट, 8-8, 10-10 फीट की ज्वार होती थी अपने यहाँ। मतलब पौधे की ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ।
जो उसमें वो लगते हैं फल, वो सीड लगते हैं। कपास का दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका से आया था कपास, ठीक है, कॉटन जो आया था। फिर रबड़ की जो फसल है वो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे विविधता भी ब्राज़ील में ही इसकी है, इसलिए रबड़ का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या है, इसका भी चीन है। हाँ, एक बात और याद रखना, मध्य प्रदेश में भले सोयाबीन की खेती ज़्यादा होने लगी है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले लगभग 30-35 साल पहले यहाँ खेती नहीं होती थी सोयाबीन की, बाद में ये फसल आई है भारत में। बाजरा की सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ होती है, अफ्रीका में। इसकी बाजरे का जो है उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, इसमें कन्फ्यूज आप नहीं होंगे। मक्का का फटाफट समझिए, मक्का का कौन सा है, मध्य अमेरिका जो है वो मक्का का है। तंबाकू क्या है, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो है तंबाकू का है, तंबाकू दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है। और काफ़ी जो है वो इथोपिया का है। इथोपिया क्या है, फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, यही क्वेश्चन इसमें आता है, फटाफट इसको ले लीजिए। तो ये रहा आपका उत्पत्ति स्थान के बारे में डिटेल में, कौन से देश कौन से उसका उत्पत्ति स्थान है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जो इसी में अगले टॉपिक पर यदि हम बढ़ते हैं तो इसमें है कृषि विज्ञान की शाखाएं। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो हम आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन कौन सी शाखाएं होती हैं एग्रीकल्चर में। तो एक होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर जो ब्रांच होती है एग्रीकल्चर में, इसमें मधुमक्खी का पालन किस प्रकार से किया जाए इसका अध्ययन किया जाता है। तो एपीकल्चर संबंधित हो गया आपका मधुमक्खी से, ठीक है। दूसरा जो है वो पिसीकल्चर है। पिसीकल्चर जो है वो है फिशरी प्रोडक्शन, मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। तो पिसीकल्चर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, पिसीकल्चर क्या है, किससे संबंधित है। फिर आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो होता है इसमें पुष्प की खेती, फ्लावर्स का प्रोडक्शन की स्टडी हम करते हैं फ्लोरिकल्चर में, फटाफट याद कर लीजिए फ्लोरिकल्चर। वाइटिकल्चर जो होता है, वाइटी शब्द जो है, चूंकि अंगूर का साइंटिफिक नेम जो होता है वाइटिस वेनिफेरा होता है, वाइटिस वेनिफेरा। तो वाइटी शब्द यहाँ आप देखेंगे समझ लीजिएगा वो अंगूर से, तो वाइटिकल्चर में अंगूर की खेती का हम अध्ययन करते हैं। ओलेरीकल्चर शब्द है जो जुड़ा हुआ है, ओलेरीकल्चर मतलब सब्जी का खेती, सब्जी से की खेती संबंधित जो हम अध्ययन करते हैं, जो विज्ञान काम करता है उसको बोलते हैं ओलेरीकल्चर, ठीक है। ये वेजिटेबल साइंस से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर में सारे फल फूल औषधि सुगंधित पौधे सब की खेती एक साथ आ जाती है, हॉर्टिकल्चर में आती है। फल फूल सब्जी औषधि सब का एक साथ आ जाता है, हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। क्योंकि जो ये ओलेरीकल्चर आप देख रहे हैं, फ्लोरिकल्चर, ये सब हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज हैं, ठीक है। फिर है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में केवल हम फल का अध्ययन करते हैं, फ्रूट्स वाले प्लांट्स का, उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाए, पैकेजिंग कैसे की जाए, ये सारा आपका आता है पोमोलॉजी में आता है। फिर आपका आ गया पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में मतलब होता है जो भी रोग किस प्रकार से फसलों में आते हैं उनका जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। क्योंकि पैथोलॉजी तो सबका होता है, तो इसमें प्लांट पैथोलॉजी का हम स्टडी करते हैं, पैथोलॉजी हो गया आपका। एंटोमोलॉजी जो है वो कीड़ों, जो इंसेक्ट्स हैं उनका फिजियोलॉजी कैसा है, उनकी मार्फोलॉजी आकार की क्या होती है, वो कैसे फसलों में अटैक करते हैं, रोगों को बढ़ाने में भी कैसे मदद करते हैं इंसेक्ट, ये सब इस ब्रांच की स्टडी जो होती है वो एंटोमोलॉजी कहलाती है। नेमेटोलॉजी क्या होता है, एक प्रकार से इस प्रकार से ऐसे जो है एक प्रकार के जीव होते हैं जो सीधे जड़ों में पंक्चर करते हैं, जड़ों में पंक्चर करके उसमें क्या होता है गांठ पैदा कर देते हैं जो कि हानिकारक होता है, ठीक है, पौधे मर जाते हैं उससे। तो उसमें जिसमें नेमेटोड्स का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं नेमेटोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स जो ज़्यादातर जो होते हैं उनकी स्टडी इसमें किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी से। बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया, वो सारा आता है माइक्रोबायोलॉजी में। फिर आता है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी का मतलब आप भी समझ लीजिए, एडाफोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये मृदा विज्ञान सॉइल साइंस की ब्रांच है जो जिसका सॉइल का पौधों से क्या संबंध है, किस प्रकार से इसमें क्रॉप ग्रो किया जाए सॉइल में, ये सारी चीजें मिट्टी से संबंधित है, वो कहलाती है एडाफोलॉजी कहलाती है। तो ये टॉपिक जो है ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसको हम फिनिश कर रहे हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, इसमें ये जो चार्ट आप पूरा ये देख रहे हैं, इसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी फसल में कौन सा देश अग्रणी है और भारत में उसी फसल में कौन सा राज्य अग्रणी है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये नहीं पूछता है उसमें कि मान लीजिए तंबाकू है, उसमें अग्रणी देश चीन है, अग्रणी राज्य भारत में कौन सा, आंध्र प्रदेश है। तो ये इसमें नहीं पूछेगा कि आपसे कि अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है तो क्यों है, अग्रणी देश चीन है तो क्यों, ये बिल्कुल प्री एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं पूछेगा, फटाफट सीधे आंसर पूछेगा। तो देखिए तंबाकू जो फसल है उसमें अग्रणी देश कौन सा उत्पादन में, चीन है, और भारत में कौन सा अग्रणी राज्य है, वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। एक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यदि आप गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं का अग्रणी देश कौन सा है,
चीन है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन उत्पादकता जो होती है, सबसे ज़्यादा उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो प्रति एकड़ उत्पादन में पंजाब है, पंजाब इसमें है, ठीक है। कभी कभी हरियाणा भी आ जाता है लेकिन पंजाब है इस टाइम पे, ठीक है। अब हम पैडी की बात करेंगे। पैडी में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? धान का उत्पादन चीन करता है। भारत में कौन करता है? वेस्ट बंगाल करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं मक्के की आते हैं। मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए में होता है, ठीक है। समझ लीजिएगा बिल्कुल जल्दी जल्दी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। जो चाय है, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है, और भारत में आसाम में होता है, ठीक है। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में। और इंडिया में कौन सा राज्य है? कर्नाटक फर्स्ट पे है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए में होता है, ठीक है। सोयाबीन का यूएसए में उत्पादन होता है, और मध्य प्रदेश जो है 1 नंबर पे स्टैंड करता है पूरे भारत में उत्पादन में। रबड़ की बात करते हैं तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। भारत की बात करेंगे तो केरल अग्रणी है। कॉटन की बात करेंगे तो चीन में सबसे ज़्यादा, चाइना जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कपास का, और भारत में गुजरात करता है, ठीक है। फिर शुगर केन की बात करते हैं, गन्ने के उत्पादन की बात करते हैं तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? ब्राज़ील करता है, और उत्तर प्रदेश जो है भारत में फर्स्ट है। तो ये नॉर्मल फसल के लिए है। इस प्रकार से ये चार्ट पूरा आप फटाफट इसको आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन इससे पूछेंगे। अब देखिए आगे जो हम इसको बताएंगे, इसमें है फसलों के मुख्य रोग। जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, तो ये डायरेक्ट पूछेगा आपसे फसलों में कौन से रोग आते हैं। वो मैं लिस्टिंग कर दिया हूँ, तो देख लीजिए। जो पैडी की फसल धान की, उसमें मुख्य रूप से ब्लाइट आता है, ब्लास्ट आता है, खैरा आता है। खैरा जो रोग होता है वो पोषक तत्वों की कमी से होता है, ठीक है। बाकी ये डिजीज़ हैं, इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल होता है इसमें हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आप इतना पूछ लीजिए पैडी कौन से रोग है? ब्लाइट और ब्लास्ट है। जब मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, यूपीएससी क्लासेस पढ़ाऊंगा, तब मैं ये कवर करूंगा आपको ब्लाइट और ब्लास्ट, ठीक है। अब व्हीट की बात करते हैं। व्हीट में जो रोग आता है रस्ट आता है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में एक अच्छी बात है कि कम से कम गेहूं में रोग हमारे यहाँ आते हैं। पंजाब हरियाणा तरफ तो रोग आते हैं, लेकिन हमारे एमपी में कम से कम रोग आते हैं। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश का जो गेहूँ है पूरे भारत में सबसे महंगा जाता है। एमपी का गेहूं, कनक जो है गेहूं है सबसे ज़्यादा बिकता है बाहर। यहाँ तक हमारे मध्य प्रदेश का गेहूं पंजाब हरियाणा में भी जाके बिकता है, ठीक है। गन्ने की बात करते हैं तो उसमें रेड रॉट, जो आप गन्ना रहता है उसके तनों में बीच बीच लाल लाल रेड जो है उसमें स्पॉट आ जाते हैं, उससे उसकी क्वालिटी, जूस की क्वालिटी ख़राब होती है। तो रेड रॉट बीमारी फेमस वेराइटी है, बीमारी है इसकी जो आती है। फिर आते हैं आम में आते हैं। आम में जो ब्लैक टिप रहती है, इसमें क्या होता है, जो आपका आम रहता है उसमें नीचे काला काला स्पॉट हो जाता है। जहाँ जहाँ ईंट के भट्ठे होते हैं, ईंट के, वहाँ ज़्यादातर ये बीमारी आती है, ठीक है। तो ब्लैक टिप हो गया। और इस टाइम में बरसात के समय में ब्लैक फंजाई स्पॉट आता है। काली काली जो है, जो आपका पत्तियां होती हैं उसमें लसलसा पदार्थ लेकर काला काला स्पॉट बन जाता है, जो पत्तियों को ये ख़त्म कर देता है। इस प्रकार की जो बीमारी है ये आती है। एक आम में बीमारी आती है जिसको बोलते हैं मेलफॉर्मेशन। जो मैंगो मेलफॉर्मेशन है, ये जो आम में ये अक्सर आता है मेलफॉर्मेशन। इसमें यदि फूलों में आता है, गौर में आपके आता है, बौर में, तो गुच्छे बना देता है और फ्रूटिंग इसकी कम से कम हो जाती है। ये बीमारी बड़ी डेंजरस है, मैंगो मेलफॉर्मेशन, ठीक है। पपीते की बात करते हैं तो मोजेक बीमारी आती है। इसमें जो आपकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों में इस प्रकार के पूरे स्पॉट हो जाते हैं और पत्तियां सिकुड़ने लगती धीरे धीरे, ठीक है। तो ये मोजेक वायरस अक्सर आ जाता है। और पपीते की फसल की सबसे डेंजरस बीमारी है मोजेक वायरस। आप याद रख लीजिए, जो येलो वेन मोजेक वायरस जो आता है सबसे डेंजरस बीमारी है पपीते के लिए। यदि हम केले की बात करते हैं तो केले में पनामा विल्ट बीमारी हो गई, ये अधिक से अधिक आती है। चूँकि इस बीमारी को पहले ही कंट्रोल कर लें आप, आने के पहले मैनेजमेंट तरीके से, तब तो ये कंट्रोल हो जाएगी, नहीं दिक्कत आती है। बंची टाप बीमारी में केले का पौधा पूरा एकदम छोटा रह जाता है। तो ये जनरल हुआ आपका फसलों के मुख्य रोग हैं, इनको फटाफट आप याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही ये सरल है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बायोटेक्नोलॉजी, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में क्या योगदान है, ये बहुत सरल में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया हो गया या कोई भी ऐसा जीव हो गया जिसके हम जीन को,
उसके डीएनए को हम अपनी क्रॉप के साथ यदि मिक्स कर देते हैं तो रोग वगैरह की जो क्षमता है हमारी फसलों की बढ़ जाती है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बीटी कॉटन आप शब्द अक्सर सुनते होंगे। बीटी कॉटन जो होता है वो क्या होता है, तो कपास में जो पुरानी कपास हमारी देसी कपास होती थी, जो गॉसिपियम हिरसुटम वगैरह जो होती थी पुरानी कपास, उसमें क्या होता था कि एक अमेरिकन बॉलवॉर्म कीड़ा होता है, इसका कैटरपिलर होता है, वो हमारी जो कपास की जो जहाँ कपास लगता है उसमें उसको घुस करके पूरा उसको क्या है वो खत्म कर देता था, उसको पूरी कपास डैमेज कर देता था उसकी बॉल को। तो क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक बीटी नाम का बैसिलस थोरेजेंसिस नाम का बैक्टीरिया था, तो उसके जीन को इन्होंने लेकर के जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज करके, जीन गन यूज करके उन्होंने इसके कपास में इसको कपास के डीएनए में इसको मिक्स कर दिया। इससे जो नई फसल बीटी कॉटन तैयार हुई, इसमें कम से कम मात्रा में इस अमेरिकन बॉलवॉर्म का अटैक होता है। तो बीटी कॉटन जो है इसका सबसे ज्यादा सीड पहले मोनसेंटो जो कंपनी है अमेरिका की वो बेचती थी, अब मोनसेंटो जो है बायर को अपने को बेच दी है। तो अब ये महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी जो माइको बोलते हैं वो भी भारत में बीटी कॉटन सबसे ज़्यादा बेच रही है। बीटी ब्रिंजल जो है, बैगन में भी सेम यही समस्या आती है, जो फ्रूट बोरर होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा बैगन में आते हैं, तो इसके लिए भी बीटी ब्रिंजल बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में चूंकि अभी कई कारण हैं जिसके कारण इसको अभी परमिशन भारत में नहीं मिली हुई है। ठीक है, ऐसे एक फ्लेवर सेवर टमाटर की किस्म है, टमाटर किस्म है जिसको जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके ही बनाया गया है। इसके से क्या है कि इसकी जो क्षमता है उसको रखने के लिए, उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ा दिया गया है, जल्दी ये टमाटर खराब नहीं होता, फ्लेवर सेवर जो टमाटर है। ऐसे ही गोल्डन राइस जो वेराइटी है इसमें बीटा कैरोटीन रिच है, जो अफ्रीकन एरिया में जो नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या आती थी तो उसके समाधान के लिए, माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए गोल्डन राइस बनाई गई है। ऐसे ही टिश्यू कल्चर टेक्निक को भी यूज़ करके बहुत ज़्यादा प्लांट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तो जनरली ये आपका बायोटेक्नोलॉजी जो एस्पेक्ट है ये, इसको यूज करके हम बहुत अच्छा फसलों का उत्पादन भी कर सकते हैं, कीटों से प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान देने वाली बातें हैं, जब हम बायोटेक्नोलॉजिकल ज़्यादातर क्रॉप्स यूज यदि हम करते हैं तो हमारे जो लोकल जर्मप्लाज्म है, लोकल वेराइटीज़ जो हैं, तो इनके खत्म होने की चांस, मतलब यदि हम लगातार इनको उगाएंगे तो उन पे ध्यान नहीं देंगे, तो उनको जब किसान उगाना बंद कर देंगे तो इससे क्या होगा, नैरो जेनेटिक बेस हो जाता है, तो वो फसलें धीरे धीरे नष्ट होने लगती है उनको यदि हम नहीं उगाएंगे। तो इसका सही तरीके से, सही टेक्नोलॉजी के साथ यदि हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, तो हमारे लिए फायदेमंद है, और इसका यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो हमारे लिए हानिकारक है। जनरली सिंपल आपका बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ये है आपका। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें कुछ और अनुसंधान संस्थान है जिनको पूछ दिया जाता है, अक्सर पूछ देते हैं जल्दी से। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान जो आपका है वो आसाम में है, जोरहाट में है। जोरहाट आसाम जो है, जोरहाट में राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में आपका है, ये 2014 के आसपास बना था, लेकिन इसको याद रख लीजिए, केंद्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है ये। केंद्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान जो है वो कोट्टयम केरल में है। केंद्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोट्टयम केरल में, अक्सर पूछ देता है ये क्वेश्चन। केंद्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान जूनागढ़ गुजरात में है, ये इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए आप इसको। केंद्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान जूनागढ़ गुजरात में है। केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान जो है वो चिकमंगलूर में है। फिर इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी जरूरी है, जो माकंदपुर, उत्तराखंड में एक माकंदपुर गांव है जो कि भारत का पहला जैविक गांव बनाया गया है, माकंदपुर को याद रखिएगा। दूसरी बात, सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक स्टेट इसको घोषित किया गया है, सिक्किम को, तो ये प्रश्न अक्सर पूछ देता है। फिर जो मध्य प्रदेश का जैविक खेती नीति, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो पॉलिसी मध्य प्रदेश सबसे पहले आई थी वो 2011 में आई थी। मध्य प्रदेश जैविक खेती नीति 2011 में आई थी, और मध्य प्रदेश जैविक खेती विकास परिषद जो है, मध्य प्रदेश जैविक खेती विकास परिषद जो है 2014 में ये बनी थी। तो ये मेन चीजें हैं जो आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, इसको बताते हैं आपको। आगे कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो छूट सकती हैं आपको, तो इनको जल्दी मैं आपको कवर करा देता हूं मैं इसको। जो बोटेनिकल नेम है उनको आप याद रख लीजिए थोड़ा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत अलग से है नहीं, याद कर लेना सीधा एज इट इज आपको। तो कुछ पौधों के आप बोटेनिकल नेम याद रख लीजिए, जैसे अक्सर आम का पूछ देता है, आम का बोटेनिकल नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका आम का नाम है, बोटेनिकल नेम है।
मेंजीफेरा इंडिका नाम होता है। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम किसी चीज का बोटेनिकल नेम लिखते हैं तो उसका जो पहला जो शब्द रहता है वो रहता है आपका जीनस रहता है। क्या रहता है? पहला शब्द जीनस रहता है और दूसरा शब्द आपका होता है स्पीसीज का रहता है। ये पूछ देता है बोटेनिक बायो नॉमेनक्लेचर जो आपका रहता है, तो इससे पूछ देता है कि पहला जो शब्द है वो क्या रहता है, वो जीनस रहता है, दूसरा स्पीसीज रहता है। तो आम का मेंजीफेरा इंडिका हो गया, ठीक है। इसके बाद आपकी बात करते हैं धान की बात करें। धान की क्या है? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, धान का हो गया। ऐसे गेहूं का क्या होता है? गेहूं को होता है, हिंदी में मैं लिख देता हूं, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम होता है किसका? गेहूं का होता है, ठीक है। इसके बाद ये अब बात करिए गाजर का क्या रहता है? डॉकस करोटा, डॉकस करोटा। मूली का रैफेनस सटाइवस, सटाइवस। अनार का क्या रहता है? अनार का रहता है प्यूनिका ग्रेनेटम। ना दिख रहा होगा, इसको लिख लीजिए, प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम। आप फटाफट नोट कर लीजिए इसको, ये मैं कुछ दोबारा नहीं बोलूंगा, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट इसको आप ले लीजिए। अब आगे देखिए, नीम का भी पूछ देता है कभी कभी। तो नीम का क्या होता है? नीम को एजा डिरेक्टा, डिरेक्टा, इजा डिरेक्टा इंडिका रहता है नीम का, ठीक है। फिर आप आ जाइए किसमें? केले का। केला जो रहता है, केला का मूसा पैराडिसिका, मूसा पैराडिसिका किसका रहता है? केले का रहता है। फिर हम बात करते हैं पपीता की। पपीता क्या रहता है? कैरिका पपाया। पपीते क्या रहता है? कैरिका पपाया रहता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लीची की। लीची का क्या रहता है? लीची साइनेंसिस, साइनेंसिस, ठीक है। चीकू का एक्रा सपोटा, जो मक्का रहता है, मक्के का क्या रहता है? मक्के का रहता है जिया मेज, जिया मेज। फिर जो ज्वार रहता है, ज्वार का रहता है सोरघम बाइकलर, ठीक है। अब इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूछ सकता है आपसे। तो ज्वार का सोरघम बाइकलर। अब मैं आता हूं जो जौ रहता है, जौ, जौ का रहता है हॉर्डियम, हार्डियम बुल्गेयर। ये आपका मोटा मोटा आपका हो गया बोटेनिकल नेम के बारे में, जिससे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो कृषि उत्पाद तकनीक ये टॉपिक था आपका, ये बहुत ही सरल तरीके से और लगभग मैंने हर आयाम को, सारे पार्ट को मैंने टच किया है। यदि आप इसको पूरा याद कर लेंगे तो मैं कोशिश करूंगा मैं कि आपसे आशा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। और आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट दीजिए कि इसमें और किस प्रकार से नई चीजें आपको बताया जाए। तो तब तक आप हम इमिनेंट इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।